हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बहुत ही खास शानदार जानदार सेशन में। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपीएससी पे। तो दोस्तों शुरुआत कर चुके हैं करंट अफेयर्स की और आज इस फेस्टिव सीजन में भी हम करंट अफेयर्स आप लोगों को लेके आ चुके हैं। बिकॉज फेस्टिव सीजन तो चलते रहते हैं लेकिन करंट अफेयर्स की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। जिस गति से आपके त्योहार आते हैं ना, उसी दुगनी गति से करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो क्लासेस हमारी रेगुलर होती रहें, बस यही चाहिए, क्योंकि स्टडी में रेगुलरिटी की ही डिमांड होती है। तो आप लोग भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं क्लास का, और क्लास हम भी उसी शिद्दत और जुनून के साथ में आपके लिए हर दिन लेकर के आ जाते हैं। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। होली का दहन कल हो चुका है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज रंगों का त्योहार हम होली कलर खेल करके, रंग खेल करके मनाएंगे। तो ध्यान रखें, ऑर्गेनिक कलर का ही आज यूज करें, बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट ना करें। और जिन लोगों को रंग से तकलीफ होती हो या उनको एलर्जी होती हो, प्लीज उनको उनको तकलीफ बिल्कुल ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। और बहुत से लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, मजाक मजाक में थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाते हैं, जानवरों के ऊपर कलर वगैरह लगा देते हैं, तो उनको भी वो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो रंगों का त्योहार है, रंग खेल करके एकदम रंग बिरंगा होकर के खेलना है, बट थोड़ी सी सावधानी के साथ में। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। स्वागत आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विश यू वेरी हैप्पी होली। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी फटाफट हमारे साथ में बैक टू बैक ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए फटाफट, और एक बार शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेशन आज मॉर्निंग में 7 बजे हम भी फेस्टिव सीजन हमारा टाइम छोड़ के, मेरे यार दोस्तों को छोड़ के आप लोगों के बीच में आया हूं। आप भी आए हैं तो बाकियों को भी बुला लीजिए ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 1 घंटे की बात है, 40-45 मिनट, चलो आपको थोड़ा 10 मिनट आज जल्दी छोड़ देंगे। फटाफट चलो देखते हैं करंट अफेयर्स हो जाए, बाकी सारे साथी भी आ जाएं हमारे इस चैनल के ऊपर और लाइव क्लास का आनंद लें। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर क्या होता है, शो मस्ट गो ऑन। सुना है ना ये लाइन, शो मस्ट गो ऑन, शो आगे बढ़ना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो उसी कोशिश में हम लगे रहते हैं। तो हिंदी समाचार विश्लेषण आज तारीख हो चुकी है 10 मार्च और लाइव 7 बजे नीरज पारिक सर आप लोगों के साथ में आ चुके हैं, मतलब मैं आपके पास में आ चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अब बारी आपकी है। सेशन को कहां पहुंचा देते हैं, शेयर फटाफट शेयर प्लीज, क्योंकि और कीप शेयरिंग गाइस, कीप शेयरिंग, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए ये लीजिए। शुरुआत एक सबसे पहले सूचना के साथ में हो रही है। हिंदी समाचार विश्लेषण ये कार्यक्रम कौन लाता है, आपके पारिक सर लेके आते हैं। और पारिक सर का कोड, डिस्काउंट कोड आपके लिए जो हमने दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज पारिक 10। दोस्तों पारिक 10 बेसिकली है क्या, आप जो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर के आगे आते हैं, जहां पर YouTube के मुकाबले और बेहतर तरीके से क्वालिटी क्लास पिचिंग होती है, वहां पे आपको PDF भी अवेलेबल कराए जाते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन होता है और क्लास की क्वालिटी बहुत ऊपर होती है। यदि आप अनअकैडमी पे हमसे पढ़ना चाहते हैं और यूपीएससी या कोई भी कोर्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उस कोड मतलब उसकी फी में यदि आपको 10% डिस्काउंट चाहिए इंस्टेंट, तो आप जो है ये पारिक 10 PAREEK10 ये कोड यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में सूचना एक और है, वो ये है कि जो अभी हमारा आपको पता ही है यूपीएससी एज एक प्रोग्राम चल रहा है, उससे भी बेटर क्वालिटी में, क्योंकि जो स्टूडेंट को पेड कोर्स के अंदर जो लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने 50 आवर्स क्रैश कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, 50 घंटे का बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स हमने वहां डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के आने वाले एवरेज जो 20 क्वेश्चन है उसको हम गारंटीड 100% एड्रेस करेंगे। इसके साथ में बहुत कुछ आपको अनअकैडमी पे मिलने वाला है। तो दोस्तों तैयारी को और शार्प बनाना चाहते हैं तो YouTube से एक कदम और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोटेशन क्या आप लोगों के लिए आया है, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन गाइज, ये लीजिए, लिखा है समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। आज नहीं करेंगे भैया, कल करेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। तो कभी कभी जो हम बोलते हैं ना कि बाद में करेंगे, वो कभी हो नहीं पाता है। सो इट हैज बीन रिटन दैट समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, और बहुत बार होता है, इसलिए कभी काम को हमें टालना नहीं है। जो आज का काम है वो आज कर लेना है। सोच सकते थे भाई आज तो रंगों का त्योहार है, होली है, करंट अफेयर्स का क्या करेंगे सीख करके, पर करंट अफेयर्स करने होंगे, बिकॉज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज जो आपका टारगेट है यूपीएससी का, टारगेट डिमांड्स इक्वल एफर्ट। तो जितना बड़ा एफर्ट होगा
उतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो अब लेट कोई काम को हम नहीं करेंगे, जो करना है वो आज की तारीख में ही होगा। पसंद आ रहा है थम्स अप करते जाइए। और अब हमारी न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं जोश और जुनून के साथ में। तो जो लोग हमारे साथी अभी साथ में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, विश यू वेरी हैप्पी होली और कीप शेयरिंग द क्लास, कीप शेयरिंग द क्लास। गाइस, क्लास की रीच बढ़नी चाहिए। आज तो रंगों के त्योहार में रंगारंग हमारे करंट अफेयर्स रेडी हो जाएं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। With my best wishes, I'm just starting the class. So first of all, we see what is the news. News is that Yes Bank के जो संस्थापक थे राणा पर शिकंजा कसा गया है। पहले देख लेते हैं। इंफॉर्मेंस डिपार्टमेंट मतलब ईडी ने कर ली है गिरफ्तारी, सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है। दोस्तों, कल भी आप लोगों को हमने जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसके अंदर ये 3 दिन से ये न्यूज चल रही है कि यस बैंक जो है वो बर्बाद होने की कगार पे आ गया था। लोगों का करोड़ों रुपए वहां पे फंस चुका है। यस बैंक ने जो बैड लोन्स दिए, जो एनपीए दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो उसने डेवलप हो गए हैं बैड लोन्स की वजह से, उसकी वजह से बहुत से लोगों की गाढ़ी पूंजी, जमा पूंजी खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था भी बराबर खतरे में आ गई है। मैं एक बार कहूंगा कि क्लास पे इसको एक बार स्क्रीन को स्विच कर दें एक बार। तो दोस्तों, आपने खबर आप देख रहे हैं यस बैंक के संस्थापक राणा पर शिकंजा कसा जा चुका है। न्यूज को पढ़कर के एक बार बता देता हूं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और सीबीआई का शिकंजा कस गया है। ईडी ने धन शोधन मामले में मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन को इंग्लिश में बोलेंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रविवार सुबह राणा को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया था। वहीं देर शाम सीबीआई ने भी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। इसी बीच मुंबई से लंदन जा रही राणा की बेटी रोशनी को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया है। इसका मतलब रोशनी जो है वो लंदन पहुंच ही नहीं पाई। रोशनी को हिंदुस्तान में रख लिया कि भैया औरों के घर में अंधेरा करके तुम कहां चली। तो भैया देखो, ये राणा पर शिकंजा कसा गया है। ठिकानों पर बार बार छापे मारे जा रहे हैं। मुखौटा कंपनियों का पता चला है। परिवार के सदस्यों के घरों पर तलाशी के दौरान 2000 करोड़ के निवेश और दर्जन भर मुखौटा कंपनियां, समझते हो, मुखौटा कंपनियां होती है नाम मात्र की कंपनियां, मतलब उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया है बट एक्चुअली दीज कंपनीज आर नॉट वर्किंग इन देयर फील्ड। वो सिर्फ पैसे को छुपाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को छुपाने के लिए ये सी कंपनियां, बोगस कंपनियां बना ली जाती हैं। अब देखिए आगे लिखा है, इनका प्रयोग कथित तौर पर रिश्वत के पैसों की हेराफेरी के लिए होता था। तो इन कंपनियों का पता चला तो भैया ये तो पूरी की पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है। हो क्या रहा है, रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि भैया सभी का पैसा जो है वो सुरक्षित है। यस बैंक संकट के बाद लोगों के बीच फैली भ्रांतियों पर रिजर्व बैंक ने रविवार को ट्वीट कर भरोसा दिलाया कि खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है। और इसके बाद में जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने भी कहा है कि भारतीय बैंकों का पूंजी आधार बहुत अच्छा है और डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। 11 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है यस बैंक के संस्थापक को और 2000 करोड़ के निवेश पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है, उसकी सुविधा बहाल कर दी गई है। तो जो पेज नंबर 12 के लिए कह रहे हैं कि पेज नंबर 12 पे अगली न्यूज देखने को मिलेगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पे न्यूज क्या कह रही है देखते हैं। 12 पेज नंबर पे न्यूज ये बोल रही है साहब कि यस बैंक के संस्थापक के 2000 करोड़ के निवेश पे नजर है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुखौटा कंपनियों की वो जांच कर रहा है। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन, यहां तक की न्यूज आप लोगों को होपफुली समझ में आ रही होगी। यहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारतीय बैंक पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये बात कही है सीईए ने। सीईए बोले तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखिए, यस बैंक के संकट के बीच बैंकिंग क्षेत्र की सेहत पर जताई जा रही चिंताओं के मध्य मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय बैंकों का पूंजी आधार अच्छा है और उनको लेकर डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बाजार पूंजीकरण और जमाओं के अनुपात के आधार पर किसी बैंक की सेहत का आकलन करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार ने जमाओं के बीच बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जिससे अधिकांश जमाकर्ताओं की राशि कवर होती है। कहने का मतलब आप लोगों को पता है, डी स्विच कर दीजिए। तो पता है इस बात के बारे में कि पहले जो हमारी सिक्योरिटी होती थी, बैंकिंग सिक्योरिटी, आरबीआई हमारे को 1 लाख तक की सिक्योरिटी देता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है और बैंक यदि दिवालिया घोषित हो जाता है तो वो व्यक्ति पर्टिकुलर उस बैंक से, आरबीआई से 1 लाख रुपए लेने तक का वो गारंटी होती थी कि 1 लाख आपको मिल जाएगा। तो 1 करोड़ का लॉस हो गया तो उसमें से गवर्नमेंट कितना देने के लिए लायबल थी?
1 लाख रुपया, अभी उसको बढ़ा करके सीमा 5 लाख कर दी गई है। तो 1 करोड़ तो सबका होता नहीं है। यदि हम मेनली मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो बैंकों के अंदर अपने अकाउंट जो जनरल सेविंग्स रखती है, उनकी सेविंग 2 लाख 3 लाख 5 लाख के अंदर अंदर लगभग कवर हो जाती है। तो यही बात हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने इसी बात का भरोसा दिया है। अब दोस्तों आप लोग करना यह है कि आप लोगों का जीएस पेपर 3 में, कल भी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी वाला सेक्शन, इकोनॉमी के अंदर कौन सा टॉपिक में रिलेट होगा? बैंकिंग। अब बैंकिंग के अंदर यहां पे 2 चीजें आपको पढ़नी है। एक तो पढ़ना है, देखो यहां पे टर्म हमारे बीच में आया था धन शोधन, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक तो आप लोगों को यहां पर ये जो धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल से जान लेना है कि धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और इसको भ्रष्टाचार यानी करप्शन से जोड़ करके आगे पढ़ना चाहिए। तो जीएस पेपर 3 के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सवाल बन सकता है वो इस पैटर्न पे बन सकता है कि बैंकों के ऊपर जो एनपीए का भार बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो भार बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमी को क्या डेंट हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस इंफॉर्मेशन को पूरा डिटेल में देखना होगा। और बाकी ये सब चलता रहता है। अरुण सिंह है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, वो कह रहे हैं कि साहब यूपीए के शासनकाल में बोगस ऋण दे दिए गए। और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि सरकार बताए कि वित्त मंत्रालय, आरबीआई यस बैंक संकट को रोकने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए। तो ये पॉलिटिकल छीटाकशी से हमें दूर रहना, हमारे को एक इंडिपेंडेंट नजरिया रखना है और ऑफिशियली ये सोचना होगा कि इकोनॉमी को ऐसे बाहर कैसे निकाला जाए। दैट्स इट। तो ये पूरे का पूरा न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगली खबर देखते हैं, अगली खबर क्या कह रही है। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी साजिश की खबर आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए हैं। सीएए विरोधी अभियान में आईएस से जुड़े दंपत्ति को दबोचा गया है। मतलब इस्लामिक स्टेट जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को, उससे जुड़े हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे। दोस्तों बहुत चिंताजनक खबर है। जो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आप लोगों को पता है कि जीएस पेपर 3 के अंदर टॉपिक आता है एक इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के ये बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों देखते हैं खबर क्या है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईएस से कथित तौर पर जुड़े एक दंपत्ति को ओखला से गिरफ्तार किया। ओखला जो है वो दिल्ली में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, ये नाम को ध्यान रखना है, ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस। ये खोरासान क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम बाद में लेंगे। ध्यान से देखिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस के कुछ संदिग्धों के साथ मिलकर नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। बड़ी वारदात की फिराक में थे। देखते हैं क्या हो सकता था। वे सीएए की आड़ में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंताजनक बात है। कहने का मतलब इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष को भड़का करके सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास की बाहरी ताकतें कर रही हैं, उसका मुकाबला देश को डट करके जूझ करके करना होगा। यहां पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके काम को हमें सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेसिकली, इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये पैसे के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। रिलीजन इज नथिंग फॉर देम, बिलीव मी, रिलीजन इज नथिंग नथिंग नथिंग। क्योंकि जो लोग कश्मीर को तबाह करके बैठे थे, जो बोलते थे कि यूएसए अमेरिका का कट्टर विरोध करते थे, वो लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं कहां पे, यूएसए में। कर ये खबरें बार बार आती रहती हैं, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये जानना होगा कि जो ये श्रूड पॉलिटिक्स होती है, ये श्रूड पॉलिटिक्स देश के फैब्रिक को तोड़ती है, हमारा सोशल फैब्रिक टूटता है, भाई भाई से लड़ता है, और ये लोग, ऐसे लोग आकर के माहौल को खराब करते हैं। देखते हैं आगे खबर क्या कह रही है। ये लोग अगस्त से ओखला विहार में रह रहे थे। इनके पास है दंपत्ति जो है, इसमें से एक है हांजेब सामी, ये इनके पति देव हैं, और हिना बशीर बेग, ये जो है इनकी मोहतरमा है, इनकी पत्नी है। तो मतलब हांजेब सामी और हिना बशीर बेग जो थे, ये दिल्ली के ओखला में रह रहे थे। इनके पास से संवेदनशील व भड़काऊ सामग्री बरामद हुई है। दंगों का आधार हमेशा अफवाह होती है, मतलब भड़काव की स्थिति होती है। इन्होंने एमबीए और बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। साहब पढ़े लिखे तो पूरे हैं, मतलब इसको कह सकते हैं ये
शिक्षित लोग लिटरेट हो सकते हैं बट एजुकेटेड नहीं है, ये लिटरेसी है, इट्स नॉट एजुकेशन। ठीक है, लिटरेसी प्राप्त कर ली पर एजुकेशन को नहीं मिली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, देखो दोनों इंडियन मुस्लिम यूनाइट नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे जिसका मकसद ज्यादा लोगों को सीएए और एनआरसी के खिलाफ जोड़ना था। तो ये फेसबुक पेज चल रहा था इनका, इंडियन मुस्लिम यूनाइट के नाम से पेज चला रहे थे। दोस्तों ये देखो, अभी तो बाकी इंफॉर्मेशन और आगे देखते हैं। तो ये आईएस से जुड़ी दंपत्ति जो मिली, यहां पे जानने वाली चीज है इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, जो कि हम पहली बार सुन रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन क्या था, आगे लिखा है पेज नंबर 4 पे, ज्यादा खबर दी जाएगी। तो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए शक्ल देख लीजिए, ये सामी साहब हैं और ये हिना इनकी पत्नी है। क्या है कि खोरासान मॉड्यूल के निशाने पर थी राजधानी। तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन तो ले ली, अब देखते हैं कि खोरासान शब्द कहां से आया। देखिए एक बार इसको स्विच कर दें तो खोरासान वर्ड को थोड़ा डिटेल में हम समझा पाएंगे। अब देखिए सर, खोरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और सीरिया के बीच का एक हिस्सा है। यहां आईएसआईएस के अलावा अन्य आतंकी संगठनों के विचारधारा से जुड़े संदिग्ध युवकों की तादाद भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है और ये एशियाई मुल्कों में अपना नेटवर्क स्थापित करने की कवायद में है। पहले भी खुफियाइयों ने सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मुहैया कराया था कि दिल्ली खोरासान मॉड्यूल के सदस्यों के निशाने पर है। अब दोस्तों बात यह है, अब देखो कब जुड़ा था ये बंदा, ये जो सामी है ये इस्लामिक स्टेट खोरासान विंग से 2018 में ही जुड़ गया था। वह इस मॉड्यूल के पाकिस्तानी कमांडर हुजैफा अल बकस्तानी से जुड़ा था जिसने कश्मीरी युवकों को आतंकी समूह में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने के प्रयास में अहम भूमिका निभाई थी। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, 2012 में बना है ये खोरासान मॉड्यूल। खोरासान कहां से आया, पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, ध्यान से देख के चलना है। आईएसआईएस के खोरासान मॉड्यूल को खोरासान ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप में अलग विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरियाई खुरासान से चलाया जाता है। हालांकि खुफिया इकाइयों की माने तो इस ग्रुप के पास अभी भी बहुत कम लड़ाके हैं। केरल में जो 21 लड़के गायब हुए हैं उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने आईएसआईएस के खोरासान मॉड्यूल को ही ज्वाइन किया है। यह खोरासान मॉड्यूल सन 2012 में बनाया गया था। अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है। और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं ये दंपत्ति, जेएनके, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा कमजोरी इनको नजर आती है वहीं पे इन्होंने अटैक किया, वहां के लोगों को अपने विचारधारा में प्रभावित कर लिया। एक बार डी स्विच कर दीजिए स्क्रीन को। तो साथियों, खबर चिंताजनक भी है, खबर तनावजनक भी है। खबर को खबर के नजरिए से देखना है, यहां पे कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य में चीज को जाकर के देखना नहीं है। हमें सिर्फ इसको एक समस्या के नजरिए से देखना है। इसको किसी धार्मिक चश्मे से यदि देखेंगे तो बातें बनेंगी नहीं, बातें बिगड़ेंगी। इसको एक समस्या के नजरिए से देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखिए, क्योंकि मतलब बोला गया था ना कि यूनानी मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल साहब की लाइनें हैं। तो हम उस देश के वासी हैं सर कि जहां गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जो बाहर की ताकतें देश को बर्बाद कर रही हैं उससे हमारे को बचना होगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से इसको रिलेट करके आगे बढ़ते हैं। खोरासान मॉड्यूल के बारे में आपको लगभग सब कुछ हमने यहां पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं क्या कह रही है। अगली खबर वही कोरोना का रोना है साहब। कोरोना बड़ा परेशान कर रहा है। केरल में कोरोना से 5 और संक्रमित लोग मिल चुके हैं। तो अब टोटल जो कल हमने 34 बताया था, नंबर हो गया है 39, मतलब 39 पॉजिटिव कोरोना के जो हैं वो लोग यहां पर पाए गए हैं। अब देखिए ये 5 में से 3 कहां से आए थे, इटली से आए थे साहब। अब यहां पे क्या करें, इटली से लगातार देखिए जयपुर के अंदर भी केस आया था, वो भी इटली से आया था। देख लेते हैं, कोरोना वायरस से केरल में 5 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये 3 इटली से लौटे थे। भारत में अब पॉजिटिव मामले 39 हो गए हैं। अब देखो, केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इन्होंने बताया कि 1 हफ्ते पहले लौटी दंपत्ति जो थी, इनकी स्वास्थ्य जांच इन्होंने नहीं करवाई और अन्य मरीज भी इनके रिश्तेदारी हैं। अब साहब इनको रोका गया है। अब इनको तो खैर ये संख्या आपको पता होनी चाहिए किस तरह से फैली है, लेकिन अरुणाचल ने थोड़ा कड़ा स्टेप ले लिया है। इसकी न्यूज को हम डिटेल में मतलब और भी आपको बता देंगे। अरुणाचल ने क्या किया है, विदेशियों को रोक दिया है। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति देने के प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
असल में वहां पे एक परमिशन दी जाती है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, उस पर रोक लगा दी गई है। विदेशियों को अब वीजा नहीं दिया जा रहा है, वीजा बोल रहे हैं, परमिट नहीं दिया जा रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जा पाए। ठीक है, तो ये खबर आपको पता रहे। अगली खबर देखते हैं क्या कह रही है। सर ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, पिसिकल्चर से रिलेटेड, मतलब जो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। एक बार इसको स्विच करेंगे तो स्क्रीन क्लियर नजर आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मौसम की मार, हुआ क्या है इस बार मधुमक्खियों के छत्तों में शहद कम है, क्योंकि ये जो हमारी देखो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो किसान की इनकम है वो इससे ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट होगी। तो ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट करना है, सीखना है। देखिए मौसम के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से इस बार मधुमक्खियों पर भी असर डाला है। फूलों और पराग कणों, ठीक है, उपयोगी पदार्थ लेकर शहद जमा करने वाली मधुमक्खी इस बार अपने बॉक्स में पूरी मात्रा में शहद जमा नहीं कर पा रही हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार शहद का उत्पादन 40% तक गिर गया है। दरअसल सरसों, लीची और जिन अन्य फूलों का रस लेकर मधुमक्खियां शहद जमा करती हैं उन पर मौसम की सीधी मार पड़ी है। तो बात यही समझनी, इसी वजह से फूलों में पाए जाने वाले पुष्प रस की मात्रा कम हो गई और मधुमक्खियां शहद जमा नहीं कर पाई हैं। अब बात यह है कि एक बक्से में जहां 10 किलो शहद निकलता था, इस बार 2 से 4 किलो ही मिल पा रहा है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत हैं और भारत दुनिया में शहद का एक बड़ा निर्यातक है। देखिए भारतीय शहद इसकी गुणवत्ता से के लिए विश्व भर में जानी जाती है। देश से विश्व भर विशेषकर सरसों फूल से बने शहद का निर्यात किया जाता है। याद रखना है, स्पेशली जो मस्टर्ड फ्लावर होते हैं ना, उसका जो शहद है वो बाहर बेचा जाता है, जिसकी विदेशों में भारी मांग है। अजवाइन, लीची, जामुन व अन्य फूलों से बने शहद की घरेलू स्तर पर ही खपत हो जाती है। विश्व में कुल निर्यात मूल्य का लगभग 5% अकेला भारत निर्यात करता है। मतलब दुनिया में हनी का बिजनेस जो है उसका 5% भारत एक्सपोर्ट कर देता है। गत वर्ष भारत में कितना हो गया सर, 1,15,000 टन शहद का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 62,500 टन शहद का निर्यात किया गया था। भारत को शहद के लिए वैश्विक बाजार में $1,500 प्रति टन का भाव मिलता है। $1,500 प्रति टन का भाव हम विदेशों से लेते हैं। अब सर बात यह है कि 40% तक कम हो चुका है और 10 किलो प्रति बक्से के मुकाबले 3 से 4 किलो बाहर निकल रहा है। देखिए इसका दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, यूपी बिहार इसके उत्पादन में आगे हैं। एक बार डी स्विच कर दीजिए। तो दोस्तों ये खबर देखिए, ये खबर को सिर्फ एक इस नजरिए से देखना समझना है कि एग्जाम में हमारे लिए क्या रिलेवेंसी हो सकती है। तो मौसम की मार से जो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, स्पेशली जो मधुमक्खी पालन का बिजनेस है, ये तो डाउन होगा। तो इसको उससे रिलेट करके पढ़ना और समझना है। ये जीएस पेपर 3 का बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और ये डेटा जो एक्सपोर्ट का हमने यहां पे निकाला है, इसको मेमोराइज कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। पसंद आ रहा है सेशन तो एक बार बराबर थम्स अप करते चलना, सेशन को लाइक करते चलना, दोस्तों के साथ में शेयर करते चलना और बहुत जल्दी आप लोग फ्री होकर के रंगों का त्योहार खेलने जा सकते हैं। ठीक है, अगली खबर देख लेते हैं। देखिए देखो सर, अभी एक नया उपभोक्ता कानून आ रहा है जिसमें डॉक्टर और वकीलों को भी शामिल कर लिया गया है। अब जरा देखते हैं, देखो है क्या चक्कर। गलत फीस लेने और धोखाधड़ी करने पर सख्ती बरती जाएगी। वकील साहब भी अब इसके दायरे में आ जाएंगे, डॉक्टर साहब भी इसके दायरे में आ जाएंगे। कहने का मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर साहब और सर्विस प्रोवाइडर वकील साहब गलत फीस लेकर के अब बच नहीं सकते हैं। देखते खबर की खबर लेते हैं, खबर कह क्या रही है। देखिए पहले इसकी डिटेल देख लीजिए। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस साल अप्रैल तक नियम तैयार कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी जब ये इंफॉर्मेशन हम जान लेंगे और अप्रैल में जब नए नियम आएंगे तब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी और न्यूज आपके माइंड में कनेक्ट हो जाएगी। तो करंट को कनेक्ट करना सीखना है, करंट कनेक्ट होना चाहिए पिछली न्यूज से अगली न्यूज, अगली न्यूज से उसकी अगली न्यूज। तो एक एकदम पिक्चर जैसा सब कुछ आपके माइंड में आ जाएगा और माइंड से स्लिप नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए देखते हैं। कोई डॉक्टर फीस लेकर सही इलाज नहीं करता है तो आप उपभोक्ता के तौर पर उस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस तरह कोई वकील भी यदि धोखाधड़ी कर ले तो उसके विरुद्ध भी न्याय की गुहार लगाई जा सकती है। नए उपभोक्ता कानून में हमने बताया आपको सेवा के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। खबर देख लीजिए। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
याद करिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस साल अप्रैल तक नए नियम तैयार कर लिए जाएंगे और इसके बाद कानून के तहत सेवा का दायरा और स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सबसे अहम होती है। तो दोस्तों आप पूछोगे सर ये किस पेपर में आना है, तो भैया जीएस पेपर 3 में आना है, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स, वहां पे टॉपिक आपको मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए तो पूरा डिटेल चल रही है। अब सर्विस इसका मतलब वैसी सेवा से है जो संभावित उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है, जैसे बैंकिंग, वित्त पोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत, दूरसंचार, भोजन, निवास। अब इसका थोड़ा सा और क्या होगा, विस्तार कर लिया जाएगा और यहां पर सभी सेवाओं को स्पष्ट करने का प्रावधान भी है। तो चलो अब देखते हैं आगे जब ये खबर आएगी तो उसको और डिटेल एनालिसिस हम लोग आपके साथ में कर लेंगे। विश्वास इतना आप लोगों को हमारे पर होगा, ठीक है। तो ये खबर को माइंड में रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। ये खबर आप लोगों के बीच में आई है सर, ये बहुत चिंताजनक, और हमारा जीएस पेपर 1 के अंदर सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं को लेकर के ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ में जीएस पेपर 4 का भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। एक बार स्विच करेंगे स्क्रीन को तो मैं बेहतर दिखा पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों कि चिंताजनक एक खबर है जो हमारे सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए एक सुरक्षा का मुद्दा है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद गत 3 वर्षों में, ठीक है, गत 3 वर्षों में शिविर की सफाई करने के दौरान कुल 271 लोगों की जान चली गई और इनमें से 100 की मौत सिर्फ 110 की मौत सिर्फ 2019 में हुई है। दोस्तों बहुत चिंताजनक बात है, शर्मनाक बात है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, दोस्तों दोनों डिटेल याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। जब आप कोई कोटेशन लिखें, कोई लाइन लिखें, कोई इंफॉर्मेशन लिखें, कोई आंसर लिखें, तो वहां पे इस तरीके से कोट करके ये आंसर आप देंगे तो आपका आंसर बहुत शानदार बनेगा कि राष्ट्रीय सफाई को, मतलब हम किसी को कोट कर दें कि आप फला के अनुसार। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से सूचना के अधिकार के तहत प्रदान किए गए आंकड़ों में यह जानकारी साहब सामने आई है। आयोग के जो अध्यक्ष है, कौन सा आयोग? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला का कहना है कि सफाई के लिए आधुनिक मशीनों की सुविधाएं नहीं होने और ज्यादातर जगहों पर अनुबंध की व्यवस्था होने से सफाई कर्मचारियों की मौतें हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत चिंताजनक खबर है। हरियाणा में मशीनों की शुरुआत किया गया है। जाला ने कहा कि उनके बार बार आग्रह करने पर दिल्ली और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में शिविर की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया गया है। सभी राज्यों को ऐसी कोशिश करनी होगी। दूसरी तरफ सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि शिविर में सफाई के दौरान होने वाली मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों के बहुत सारे मामलों की तो रिपोर्ट आती ही नहीं है और आंकड़ों से अधिक मौत होने का दावा किया जा रहा है। एक बार इसको डी स्विच कर देंगे तो उसके बाद में हम क्लास को और कंटिन्यू आपको समझाते हैं। ये है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने समझ में आ गई कि शिविर में मरने वालों की संख्या 271 हो चुकी है। शर्मनाक बात है और ये बात वास्तविकता भी होती है कि आंकड़े पूरे गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया से मतलब हम जब बात करते हैं तो अपने से नीचे वालों की बात हम नहीं करेंगे, हम अपने से ऊपर वालों की बात करेंगे। जो देश विकसित हो चुके हैं तो उन विकसित देशों के पास में कौन सी टेक्नोलॉजी है भैया कि वो लोग भी सीवरेज की सफाई कर लेते हैं। हमारे को भी आधुनिक मशीनरी पे जाना होगा। मतलब ये वो देश रहा है जहां पे मैनुअल स्क्वेंजरिंग होती थी, मैला ढोने की प्रथा यहां पे रही थी। अब धीरे धीरे चीजों को खत्म करना होगा, बिकॉज एक डिग्निटी होती है इंसान की कि वो काम हो सकता है, बट उस काम में एक बोलते ना कि शर्मिंदगी भरा काम तो कम से कम गवर्नमेंट ना करे। जब करोड़ों रुपए का बजट का हम डिफेंस बजट रख सकते हैं, दुनिया भर की सब्सिडीज दे सकते हैं, तो क्या हमारे भाइयों के लिए जो हमारी ये सेवा कर रहे हैं, ये जो जॉब करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, इनके आधुनिकीकरण का प्रयास क्या हम नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये जो एक क्लास आप लोगों की है तो पढ़ना तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन यदि ये सोशल कॉज के लिए 1 मिनट आधा मिनट दे दिया जाए आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, तो शायद देश में बदलाव की बयार हम ला सकते हैं। सिंधु में बिंदु का योगदान हम भी दे सकते हैं। तो आप लोग भी अपने सोशल मीडिया पे इस चीज का सपोर्ट करें, इस न्यूज को हाईलाइट करके डालें कि गवर्नमेंट को अब
एक मॉडर्नाइज इक्विपमेंट जो होते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट देने चाहिए जिससे कि सीवरेज की सफाई प्रॉपर हो सके। और ये लोग भी किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पति होते हैं, इनकी जब मृत्यु होती होगी तो भैया तकलीफ उतनी ही होती है जितना कि हम अपने स्वजन को खो देते हैं। और ये लोग मतलब गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े पूरे नहीं हैं, मृत्यु का दर बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय है, इसको चाहिए कि इसको मॉडर्नाइज और करे। थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इशू था, हो सकता है अगर 1-2 मिनट ज्यादा ले गया हूं तो माफी के साथ में आगे बढ़ता हूं। देखिए, केंद्र का मिशन आदित्य पर काम शुरू कर दिया है। तो मिशन आदित्य, आदित्य देखिए पर्यायवाची होता है सूर्य का, बहुत लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते तो समझ लो, आदित्य का मतलब होता है सन। अब बात क्या है, सूर्य पर कोई देश आज तक पहुंचा नहीं है। अब हो क्या रहा है, सरकार ने सूर्य के प्रभामंडल, चुंबकीय क्षेत्र आदि के अध्ययन के लिए, मतलब उसके जो कोर एरियाज को समझने के लिए मिशन आदित्य की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए अनुदान की पूरक मांगों के तहत संसद के 7 करोड़ रुपए आवंटित करने की मंजूरी मांगी है। ठीक है, अब दस्तावेज में जानकारी प्राप्त होगी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांगों के दूसरे बैच दस्तावेज के अनुसार अंतरिक्ष विभाग के मद में मिशन आदित्य L1 के लिए 7.1 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। ये बात आपको समझनी है। वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पेश अनुदान की पूरक मांग संबंधी दस्तावेज के अनुसार मिशन आदित्य के अलावा सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास योजना, क्रायोजेनिक का मतलब होता है जहां पे ठोस इंजन बेसिकली लगाया जाता है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास योजना के पूंजीगत व्यय के लिए 65 करोड़ रुपए तथा कार्टोसेट, इंपॉर्टेंट इन नामों को याद रखना है, देखो कार्टोसेट हो गया, सेमी क्रायोजेनिक इंजन हो गया, इसके अलावा आपका आदित्य L1, इन नामों को हाईलाइट कर लीजिएगा। कार्टोसेट 3 के लिए 22 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वैज्ञानिक सूर्य के अध्ययन के लिए अब मिशन आदित्य की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी यहां पे दी गई है। हाल ही में इसरो की लिमिट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, इस ट्रैक एक इसकी संस्था है कि निदेशक हैं प्रोफेसर वी श्रीनिवासन ने कहा कि सूर्य पर तक कोई देश नहीं पहुंचा है। आदित्य L1 मिशन को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसकी कक्षीय अवधि मतलब ऑर्बिटल पीरियड जो है करीब 178 दिन का होगा। इसरो की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्य 1 की संकल्पना मात्र सौर प्रभामंडल के परीक्षण व अध्ययन हेतु की गई है। भैया सूर्य पे पहुंचना तो लगभग फिलहाल की पोजीशन में नामुमकिन है। उसका जो कोरोना है, उसका जो आउटर सरफेस है, उसके अध्ययन के लिए थोड़ा नजदीक जाकर के फोटोज लेगा। होपफुली मिशन मंगलयान के अंदर जो हमने एक काफी हद तक सफलता पाई थी, उम्मीद करते हैं इसके अंदर हम 100% सफल होंगे। आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आदित्य L1, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और कार्टोसेट 3, ये 3 को थोड़ा होमवर्क के रूप में देख लीजिएगा। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, और मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में इसको हम एसोसिएट करके आगे पढ़ेंगे। अगली खबर सामने आ रही है, एनडीसी में निवेश डुबा सकती है आपकी कमाई। अब बात ये करेंगे कि साहब ये एनडीसी होता क्या है। ये इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका आदेश यदि हो जाए तो एक घूंट पानी पी करके आपके लिए क्लास को हम और कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए सर, होता क्या है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को मार्केट से पैसा कलेक्ट करना है, तो पैसा कलेक्ट करने की ये तकनीक होती है। होता क्या है, जरा ध्यान से देख लो। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां बाजार से पूंजी जुटाने के लिए जब ऋण पत्र जारी करती हैं, तो 2 श्रेणियों में डिबेंचर जारी कहती हैं। मतलब डिबेंचर बोला जाता है ऋण पत्र को। इसमें परिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल और चेंजेबल, परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कहा जाता है। अब परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय इसके 2 नेचर होते हैं। अब देखिए होता क्या है, सुरक्षित एनडीसी एनसीडी क्या होता है। सुरक्षित हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर किसे बोलते हैं, जिस एनसीडी को बाजार में जारी करते समय कंपनी उतने मूल्य की अचल संपत्ति की गारंटी दे दे, उसे सुरक्षित एनसीडी कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षित क्या कहा जाता है, एनसीडी कहा जाता है, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। ठीक है, असुरक्षित एनडीसी में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है। कहने का मतलब यदि हमने एनसीडी लिया है, सुरक्षित एनसीडी लिया है, सिक्योर्ड लिया है, तो कंपनी जो है वो आपको गारंटी दे देगी। अचल संपत्ति का मतलब होता है नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई जमीन हो गई, कोई मकान हो गया, उसकी गारंटी करें तो आप सिक्योर्ड हो गए कि पैसा मिलेगा तो पैसा ठीक, वरना मेरे को जो जमीन मिलेगी वो मेरे
उसके बदले में जमीन प्राप्त कर लूंगा। तो ये एक तरीका होता है, यहां पे आपको समझना होगा हो क्या रहा है। एक बार इसको स्विच करेंगे तो एकदम स्क्रीन क्लियर नजर आ जाएगी। अब देखिए मित्रों, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर मतलब एनसीडी बैंकों की सावधि जमा एफडी से अधिक ब्याज मिलता है। हालांकि कुछ कंपनियों की सुरक्षित श्रेणी वाली एनसीडी में भी डिफॉल्ट के मामले सामने देखते हुए छोटे निवेशकों के लिए से दूर रहना ही फायदेमंद है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी मतलब ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस तो करती हैं लेकिन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करती, मतलब जमा करना और पैसा लो वो काम, जमा करने का काम जो नहीं करती। एनबीएफसी में एक के बाद एक कई कंपनियों ने निवेशकों का पैसा वापस न करने की घटनाओं के मद्देनजर बाजार नियामक जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एनसीडी के कुछ पहलुओं की वर्तमान विनिमयन की समीक्षा कर रही है। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा को हितों में लेना है। सेबी बढ़ाएगी सख्ती। देखो, बाजार नियामक सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, याद रखना इसको, थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क मान लीजिएगा। सेबी को थोड़ा एक बार डिटेल में गूगल कर लेना, सेबी क्या है, किस तरीके से काम करती है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेबी ने एक परामर्श पत्र में कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर ट्रस्टीज डीटी के लिए नियामकीय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा का प्रस्ताव रखा है। परामर्श पत्र के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने एनबीएफसी को ऋण पत्र में डिबेंचर के संदर्भ में किसी संपत्ति विशेष को चिन्हित करना होगा जिससे ऋण पत्र का धन वसूला जा सके। इससे कंपनी की चूक की स्थिति में परिसंपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा वसूला जा सके। कहने का मतलब यह है कि भैया अब आपको चाहे कोई भी आप डिबेंचर जारी करो, आपको एक कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो उसके अगेंस्ट में रखनी होगी कि कल को आप यदि डिफॉल्टर हो जाते हो तो आपकी संपत्ति को, आपके एसेट को बेच करके हम निवेशकों के पैसे को लौटा सकें। 12% तक ब्याज की पेशकश करती है कंपनियां एनसीडी में निवेश करने पर, और 6% करीब मिल रहा है विभिन्न बैंकों पर सावधि। मतलब देखिए, अब इसको डी स्विच करें, इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझें। दोस्तों, यहां पे हुआ क्या है कि आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं, बैंक के अंदर पैसा होता है, एक तो होता है हमारा उसको क्या कहेंगे, बचत खाता, मतलब सेविंग अकाउंट होता है। तो अगर जब सेविंग में पैसा डालते हो तो आपको 3% के आसपास ब्याज मिलता है। अब बैंक बोलता है कि आप एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट करा दो, तो वहां पे क्या होता है, पैसा बार बार निकाल नहीं सकते हो टिल कमिटेड टेन्योर, उस पूरे पीरियड में। वहां पे बैंक आपको दे रहा है 6% का ब्याज। लेकिन आप देखो कि एफडी का जस्ट डबल 12% तक ये जब ब्याज का कमिटमेंट कर देते हैं तो भैया थोड़ा बहुत लालच लोगों में आ जाता है। बट अब जो सेबी है, सेबी इसको और सिक्योर करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी वाले खंड में इसको देखना है कि ग्राहक के पैसे को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आगे बढ़कर के और खबर देखते हैं। अगली खबर क्या कह रही है, देखिए, कच्चे तेल पर और फिसल सकता है बाजार। कच्चे तेल की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है सर, और लेकिन भारत के लिए यहां पे बल्ले बल्ले है। भारत के लिए यह खबर बड़ी शानदार है। तो आप ही देखिए, पहले मैं थोड़ा सा प्रीफेस खबर का दे देता हूं, ध्यान से सुन लेना। इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और सारी न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इसके लिए तो मैं पर्सनली कह रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, इसको एक बार स्विच कर दो तो स्क्रीन पूरी नजर आएगी। अब क्या हो रहा है, चलो देखो। तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, ठीक है। ओपेक आपके लिए OPEC, ठीक है। अब ये आप लोगों का SW, ओपेक के बारे में थोड़ा जानिएगा। और सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन की कटौती को लेकर के समझौता नहीं होने के बाद सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में शेयर बाजार जो हैं, खाड़ी देशों में शेयर बाजारों में रविवार को 7% से अधिक की गिरावट हो गई साहब। ओपेक देश जो हैं वो कोरोना वायरस के कारण तेल के दामों पर पड़े असर को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती करना चाह रहे हैं। ओपेक और सहयोगी देशों में शामिल रूस ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए आपूर्ति में कमी करने से इनकार कर दिया है। इससे तेल के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर शेयर बाजारों पर पड़ा है। देखिए, बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की मार से पहले ही बेहाल भारत समेत दुनिया भर के बाजारों पर खाड़ी देशों के बाजार का असर देखने को मिल सकता है और कारोबार शुरू होने कुछ मिनट में, खैर वो तो सारी आगे कहानी है। अब बात यह समझनी है कि कच्चे तेल में 4 साल का सबसे निम्नतम स्तर यहां पर देखने को मिला है। अब एक बार आप क्या करें, इसको एक बार डी स्विच कर दें तो हम हमारे मित्रों को थोड़ा डिटेल के खबरें सुना दें। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सर खबर में तो ये लिखा है कि भारत के शेयर बाजार को नुकसान हो सकता है। तो हां, शेयर बाजार को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और ओपेक कंट्रीज का शेयर मार्केट जब भारत को इफेक्ट करेगा, क्योंकि भारत का भी तो निवेश उन देशों में किया गया है, वहां का निवेश भारत में हो रखा है, तो जब वहां का शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो इंडिया पे इंपैक्ट पड़ना कंपलसरी है।
वो होगा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे चीन में वायरस आ रहा है तो भारत के ऊपर शेयर मार्केट में डाउन हो गया शेयर मार्केट। अब यह लाभ मैंने बताया वो कैसे होगा, खबर को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों। यहां पर आपको समझने वाली बात ये, एक जगह तो ये लोकेट कर रहा हूं, दूसरी जगह ये है, तीसरी जगह जो है वो लमसम यहां पर है। ये 3 जगह मैंने आपको बताई है दोस्तों। ये जो जगह है, ये जगह है बाड़मेर राजस्थान में, ये जगह है आसाम की जगह है डिगबोई, ठीक है, आसाम का डिगबोई हो गया। और ये जो है ये बेसिकली आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बे हाई। ये दोस्तों 3 जगह भारत में ऐसी है जहां पर पेट्रोल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है। अब केवल ये 3 जगह, बाड़मेर राजस्थान में तो अब निकलने लगा है, मेनली या तो डिगबोई में निकल रहा था आसाम में या बॉम्बे हाई में। तो ये हमारी टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका बहुत 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 कम है। इसको हिंदी में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब एक चीज देखो कि पूरी की पूरी हिंदुस्तान कह लो या पूरी दुनिया कह लो, जिस चीज पे टिकी हुई है वो पेट्रोलियम है। आप बोलोगे सर पेट्रोलियम कैसे है, आप एक बात बताइए, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल जो भी आपका यूज कर रहे हो, आपके जितने शिप चल रहे हैं, जितने एयरप्लेन चल रहे हैं, जितने चॉपर चल रहे हैं, जितनी मशीनरी चल रही है, आपकी गाड़ियां चल रही है, स्कूटर चल रहे हैं, मोटर से जो कुछ आप चला रहे हो वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है। मतलब क्रूड ऑयल आएगा, क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकल जाएगा, क्रूड ऑयल से डीजल बाहर आ जाएगा, एलपीजी गैस जो आ रही है वो क्रूड ऑयल से आ रही है। तो कहने का मतलब यदि पेट्रोल यानी जो क्रूड ऑयल के दाम, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म स्पेसिफिक कर रहा हूं, क्रूड ऑयल जो होता है उस कच्चा तेल, उसके दाम जब ऊपर जाएंगे तो कंफर्मली पूरी अर्थव्यवस्था को असर पड़ने वाला है। जब उसके दाम नीचे आएंगे तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है। अब जरा सोचो कि यदि भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में तेल का प्रोडक्शन हो रहा होता और तेल के दाम गिर जाते तो भारत को नुकसान हो जाता, क्योंकि भारत का जो फिर एक्सपोर्ट होता, क्योंकि भारत पूरे पेट्रोल का क्या करता, भारत देश के बाहर बेचता। अब जब एक्सपोर्ट करता तो साहब जो हार्ड करेंसी होती है, मतलब यूएसडी, यूरो जैसी अच्छी मुद्राएं देश के अंदर आती तो देश की ग्रोथ होती। अब रेट जब गिरती तो भारत का एक्सपोर्ट घटता तो फॉरेन करेंसी की इनकम भी घट जाती। लेकिन सीन उल्टा है सर। ओपेक देश ये चाह रहे थे कि जो कोरोना के चक्कर में दुनिया के अंदर हमारा पेट्रोल की प्राइस से गिरी हुई है, तो एक बार बाकी देश भी साथ में आ जाएं, क्योंकि है क्या, जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज के अलावा भी बहुत से देशों के अंदर साहब पेट्रोल निकलता है, जिसके अंदर रशिया भी है, आपका रशिया हो गया, यूएसए हो गया और कई देश हैं, जैसे कई नाम मैं ले सकते हैं हम यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ओपेक तो अपनी रेटों को बढ़ा दे, प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है, और ये जो बाकी के लोग हैं, बाकी के लोग प्रोडक्शन कम करें ही ना, तो दुनिया इनसे खरीदेगी क्या, बिल्कुल नहीं खरीदेगी। इसलिए ये ओपेक वाले इन देशों से पहले अश्योरेंस चाह रहे थे कि हम देखो संगठन बना लो भाई, हमारी बात मान लो, ऐसा नहीं हो कि कल को हम तो प्रोडक्शन रोक दें और तुम प्रोडक्शन रोको ही ना, क्योंकि प्रोडक्शन की सप्लाई जब घट जाएगी, सप्लाई जब रुकेगी तो डिमांड का गैप जनरेट होगा, और डिमांड का गैप जनरेट होगा तो कम सप्लाई की अवस्था में प्राइस ऊपर जाएगी तो घाटा घटेगा। लेकिन साहब जैसे ही रशिया ने मना किया, इनका पूरा प्लान जो था वो खत्म हो गया, चौपट हो गया। इससे लाभ क्या होगा कि प्रोडक्शन बराबर होता रहेगा उतना ही, डिमांड फिलहाल मार्केट में गिरी हुई है, डिमांड गिरी हुई है तो प्राइस भी गिरी हुई है। और भारत तो अपने पेट्रोलियम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब जब सस्ती चीज का इंपोर्ट होगा तो विदेशी मुद्रा भी कम भारत से जाएगी बाहर, तो भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ या नहीं हुआ। पसंद आई बात, कहानी एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये होता है सर खेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसलिए पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया। अब इसीलिए भारत के लिए ये लाभदायक चीज रहेगी, लेकिन हाँ सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो उसका थोड़ा सा शॉकबैक इंपैक्ट पड़ सकता है। बाकी भारत के लिए यह सकारात्मक संकेत है पेट्रोलियम प्राइस को लेकर के। अब बड़ी मजे की बात तब हो जब सरकार जनता को भी उसका लाभ दे दे पेट्रोलियम प्राइस कंप्लीट कम करके। बाकी ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि जो पिछला घाटा होता है उसकी पूर्ति करना सरकार का पहला उद्देश्य होता है। और चांस की बात है कि जीएसटी के अंदर अभी पेट्रोलियम नहीं है, जिस दिन जीएसटी में पेट्रोलियम आ जाएगा तो प्राइसेस 101% कम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखो क्या कह रही है। वित्तीय निर्णय में महिलाएं जो हैं वो बराबर की भागीदार बन रही हैं।
तो सोशल इक्वलिटी वाला टॉपिक से हमारे को जोड़ना है जीएस पेपर 1 में। महिलाओं से संबंधित मुद्दा जो है वहां पे इसके डेटा को हमारे को लेना है। देखो, एक सर्वेक्षण हुआ है, स्क्रिप बॉक्स नामक एक संस्था ने एक सर्वेक्षण करा, उन्होंने लिखा है कि 68% महिलाएं या तो अपने पैसे का प्रबंधन खुद कर रही हैं या अपने परिवारों के वित्तीय निर्णय में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। स्क्रिप बॉक्स के सर्वेक्षण के अनुसार केवल 10% महिलाएं ही वित्तीय निर्णय लेने की जिम्मेदारी अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य को सौंप देती हैं। तो कहने का मतलब, महिलाओं के अधिकार पर रिलेटेड यदि कोई खबर आती है तो उसको एक बार स्विच कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मित्रों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीन स्विच हो चुकी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ में है। और बोर्ड में महिला, मतलब एक जो अपनी कंपनियों के बोर्ड होते हैं, कंपनियों की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उनके अंदर महिलाओं के स्थान को यदि हम देखें तो भारत 12वें स्थान पर आता है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, डी स्विच कर दीजिए। तो दोस्तों फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो, एक खबर और है, चीन में 15 मिनट तो भारत में लगते हैं 24 घंटे। सर समझ में आ गई बात? ये है हमारा सिस्टम, इसी को चेंज करने के लिए आप लोग ऑफिसर बन रहे हो सर। मतलब भारत के अंदर कोरोना का टेस्ट यदि रिपोर्ट चाहिए तो 24 घंटे का टाइम लग रहा है, वहीं यदि चीन में टाइम देखो तो कितना लग रहा है? 15 मिनट। बात ये क्या कही जा रही है, भारत में देखो कैसे होता है। भारत में किसी संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना की जांच के लिए 5 तरह के नमूने लेकर जांच की जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक जांच की प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। तो सर 5 दिन हो गए। ये तो अभी कौन कौन से नमूने देखो, एक तो स्वाब टेस्ट होता है, इसके एक बार इसको स्विच कर देंगे तो स्क्रीन क्लियर दिखेगी, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, स्क्रीन दिख रही है दोस्तों। अब देखो, एक तो स्वाब टेस्ट आपको समझना होगा, ये नमूने लिए जाते हैं। कहने का मतलब, इस टेस्ट परीक्षण में एक विशेष तरह की रुई जो है वो नाक के अंदर के कण और थूक का नमूना लिया जाता है, इसको स्वाब टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट नंबर 1 देख लो ध्यान से, स्वाब टेस्ट लिख लीजिएगा। अगला होता है नेजल एस्पायरेट। नेजल एस्पायरेट में क्या होता है, नाक में एक सलाइन द्रव्य डालने के बाद मिलने वाले कणों का नमूना लिया जाता है। नेजल का मतलब होता है नाक से रिलेटेड, तो नेजल एस्पायरेट मतलब एक सलाइन जो होता है वो क्षारीय द्रव्य जो है वो डाला जाता है नाक में, फिर उसके जो नमूने होते हैं वो लिए जाते हैं। ट्रैकियल एस्पायरेट, ट्रैकियल एस्पायरेट क्या होता है, इस परीक्षण में एक हल्की व पतली कैमरा युक्त ट्यूब होती है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांच स्कोप। इसको शरीर के अंदर फेफड़े में डाला जाता है जहां मिलने वाले कणों का नमूना लिया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने पे सबसे कठिन परीक्षण होता है सर, पूरी प्रक्रिया सबसे कठिन परीक्षण ट्रैकियल एस्पायरेट है। इसमें नाक के माध्यम से जो है वो, या मुंह के माध्यम से फेफड़ों के अंदर उस नली को यहां पे डाला जाता है। अब देखो, स्प्यूटम टेस्ट है, खांसी के कारण पैदा होने वाले बलगम और नाक के मल का नमूना लिया जाता है स्प्यूटम टेस्ट में। और आखिरी होता है साहब ब्लड टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, शरीर के खून के नमूनों की जांच लेके इलाज होती है। इस परीक्षण देखो ऐसे होता है नमूनों की जांच। इस परीक्षण में रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, मतलब ये नाम याद रखिएगा, RTR PCR। इसमें नमूनों के टिश्यू को RNA राइबो न्यूक्लियर एसिड से DNA डिऑक्सी न्यूक्लियर एसिड में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इस टेस्ट में RNA को DNA में परिवर्तित किया जाता है। पूरा नाम है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो ये पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है कि किस तरीके से यहां पे हम सैंपल की जांच करते हैं। डी स्विच कर दीजिए सर इसको। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मजा आ रहा है पढ़ करके। करंट की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हिंदी न्यूज़पेपर में भी हो सकती है। बहुत से बच्चे मेरे को मेल लिखते हैं, सर मजा आ रहा है पढ़ के, और पढ़ने का तरीका हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो दोस्तों सीख जाइएगा सब कुछ, बस बात यह है कि शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली खबर क्या कह रही है, स्कूलों में हर बच्चे का तैयार होगा पोषण कार्ड। ये बहुत अच्छी खबर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना तैयार कर ली है कि कुपोषण से बचाने के लिए हमें अब क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट एकदम क्लियर ही है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़कर के भी समझ में आ जाएंगी कि कुपोषण के जिक्र आते ही जैसे दुबले पच्चे बच्चे छवि सामने आती है, इसको खत्म कैसे करना है। उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ प्रोसेस बनाया है, इसके बारे में आपको यहां पे मालूम चल जाएगा। मित्रों यहां पे सबसे बड़ी बात जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुपोषण पर संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कुपोषण से प्रतिशत करीब 70 करोड़ बच्चे प्रभावित है। इनमें से 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। बात क्या समझनी है, प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या बनेगा क्वेश्चन,
द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट इशूड बाय, कौन इशू करता है? तो नाम क्या लिखना है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट होती है, यूनाइटेड नेशन की। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में क्या फैक्ट आया है कि दुनिया भर में कुपोषण से करीब 70 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं। इनमें से 5 साल या उससे कम उम्र का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, मतलब वो कुपोषण का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये इसकी रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान में रखना। अगली खबर पे चलते हैं। मंत्रालयों में क्लस्टर में विशेष अफसरों की नियुक्ति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2 के अंदर जो गवर्नेंस का टॉपिक है, गवर्नेंस के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होने क्या वाला है कि अब यहां पर अधिकारियों की नियुक्तियों को बढ़ाया जाने का उपाय किया जा रहा है। लिखा है, संसद में पेश रिपोर्ट में सरकार की ग्रामीण, सामाजिक और वित्तीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों जुड़े मंत्रालयों के समूह बनाकर विशेषज्ञता वाले अफसरों की तैनाती की सिफारिश की गई है कि भैया अब जो विभिन्न विभागों के अंदर ऑफिसर जाएं वो अच्छे ऑफिसर जाएं। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट खबर है। और जो आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है उससे इसको एसोसिएट करके आप आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो ये है कि इसके अंदर सिविल सेवा कैडर में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को जो भी लेटरल एंट्री दी जा रही है, मतलब डायरेक्ट एग्जाम, बिना एग्जाम के सीधे सेक्रेटरी लेवल पे जो नौकरी दी जा रही है, उसके बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। आप लोगों को एक बार इसके बारे में, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इसको फॉलो कर लीजिएगा। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे बढ़ के देखते हैं अगले क्या है। बच्चा गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति और समारोह का आयोजन जरूरी होगा। दोस्तों अभी क्या हुआ था, एक केस फाइल हुआ है। उस फाइल केस में हुआ क्या था कि एक बच्ची को कुछ साल पहले या कई साल पहले एक दंपत्ति ने गोद ले लिया था। गोद लिया या नहीं लिया वो प्रूव हो नहीं पाया, लेकिन उस लड़की ने दावा ये किया कि मेरे को इस परिवार ने गोद ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और ये कहा गया कि अब मुझे मेरा इसमें पैतृक संपत्ति में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो दोस्तों हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इस बात से इसको डिनाई कर दिया है कि आपके जो गोदनामा जो है, यानी जो गोद आपको लिया गया उसका समारोह नहीं हुआ था। कहने का मतलब कोई एक फंक्शन आपने नहीं किया कि जहां पे कुछ लोग हों और आपको ये बताया गया हो कि हां साहब अब ये गोद लिया जा रहा है और ये फला दंपत्ति जो है ये इसको मतलब अडॉप्ट कर रही हैं, तो वो प्रूव नहीं कर पाए, तो इसलिए उनके संपत्ति के अधिकार का दावा खारिज कर दिया गया है। आप देख लेते हैं सर, यहां पे जो 2-3 चीजें हैं, यहां पे एक तो आपको याद करना होगा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956, ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून में बच्चा गोद लेना तभी वैध माना जाएगा जबकि गोद लेने के लिए कानून में जरूरी बताई गई 2 शर्तें पूरी हुई हो। पहली शर्त क्या है, पत्नी की सहमति हो, और दूसरा गोद लेने के लिए बच्चे के लेन देन का समारोह हुआ हो। लेन देन का मतलब है कि बच्चा कि हाँ हमने गोद लिया, लोगों को पता चले। कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया और समारोह साबित न कर पाने पर दत्तक बेटी होने का दावा करते हुए संपत्ति में हिस्सा मांग रही लड़की की याचिका को क्या कर दिया साहब, खारिज कर दिया गया है। और किस कानून के तहत, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956 के तहत। जीएस पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और प्री के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आपको हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956 के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। एक खबर पकड़ते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ऐसे ही करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये देखो एक और इंफॉर्मेशन है, स्पेनिश फ्लू से कोरोना तक की ये सीख सकते हैं हम। ये हुआ क्या था, इसको इसके बाद स्विच करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और सबको जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों हुआ क्या था, लिखा है जब दुनिया में 2018 में प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से उबरने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू को नाम याद रखिए, स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, स्पेनिश फ्लू ने उससे 2 गुने लोगों को लील लिया था। उस दौरान करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। यह मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। स्पेनिश फ्लू से कोविड-19 कोरोना तक के करीब 1 सदी बीत चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमने इससे क्या सीखा है। दोस्तों ये देखिए स्पेनिश फ्लू कैसे आया था। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों के तंग और भीड़ भरे ट्रेनिंग कैंपों में फैला। विशेष रूप से फ्रांस के साथ लगती सीमाओं पर स्थित खोइयों में प्रदूषित वातावरण ने इसके फैलने में मदद की। नवंबर 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक घर लौटने लगे तो वायरस उनके साथ घर उनके आ गया। माना जाता है कि इसके प्रकोप के चलते 5 से 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
अब ये अलग वायरस, अलग लोग। अब बात ये कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। स्पेनिश फ्लू के इतिहास को अब तक का सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट की संज्ञा दी है, मतलब भयंकर जो मृत्यु हुई लोगों की। अब बहुत लोगों की जान गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बेहतर उपाय लोगों ने उस टाइम किए। स्पेनिश फ्लू का निमोनिया खतरनाक बताया जा रहा है, कुछ जगहों पर बच गए थे। अब जिन लोगों ने देखो साहब पूरा दुनिया से अपने आप को काट लिया था, वहां पे ये जो था स्पेनिश फ्लू नहीं फैल पाया था। पहले की दुनिया में आज की दुनिया में अंतर आ चुका है। तो एक कोरोना की तरह ही जो दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था, आप लोगों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सर खबर ये है कि अब ये आप इसको डी स्विच कर दीजिए। ठीक है, खबर समझ में आ रही है। अगली खबर देखिए, अगली खबर क्या कह रही है। टैंक विधि बमों का बालासोर में समुद्री किनारे 24 मार्च से होगा परीक्षण। दोस्तों न्यूज इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी और प्रीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स सी है क्या। देखिए जबलपुर में आयुध निर्माणी खमरिया एक जगह है, ओएफके सर्च कर लीजिएगा। इसमें मैंगो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मैंगो प्रोजेक्ट में बनाए गए टैंक विधि बमों 125 mm FSADPS, मतलब FSAPDS, ये जो बमों की बनाई जा रही है, इसका परीक्षण बालासोर ओडिशा में फायरिंग रेंज में समुद्र के किनारे किया जाएगा। अब ये क्या है, यहां पे बेसिकली आपको समझना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, मैंगो प्रोजेक्ट में मार्च माह में 6000 टैंक विधि बम बनाने का लक्ष्य रखा गया है और यहां पे 350 कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। आगे ये देखिए कि क्या है ये मैंगो प्रोजेक्ट। ये मैंगो प्रोजेक्ट जो है, ये भारत रूस ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के करार किया है। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर OFK में रशियन तकनीक से टैंक विधि बम, जो आपको नाम बता दिया गया, उत्पादन शुरू कर दिया गया है और 200 करोड़ के उत्पादन की उम्मीद है। तो ये साहब, ये आपको ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मैंगो प्रोजेक्ट और कहां पे क्या बनाया जा रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगली खबर। श्रीलंका समेत 4 देशों में बेस बनाने को तैयार है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है दोस्तों, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका में लॉजिस्टिक बेस, मतलब संचालन और क्रियान्वयन के रखरखाव की तैयारी में आगे बढ़ रहा है, ताकि भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अन्य हेलीकॉप्टर बेचने के लिए दूसरे देशों को लुभाया जा सके। तो ये जो है, ये हमारा एक तरह से ये चाइना को भी कंट्रोल करने की पॉलिसी हो सकती है, बट आपको मालूम करना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड किन 4 देशों में आगे जा रहा है। दोस्तों इसके साथ में अब हमारी खबर पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आईएएस की तैयारी घर बैठे कर लीजिए, बहुत शानदार ऑफर है। यहां हो क्या रहा है कि अब आप लोगों को जानने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अनअकैडमी के ऊपर 50 आवर का, 50 घंटे का हिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है। आप लोगों को बता दें कि पहले जो आपको अभी इसमें करना क्या है, आपको 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2 साल तक की गंभीर गहन तैयारी कर सकते हैं। 24 महीने की जो पहले फीस हुआ करती थी दोस्तों, वो हुआ करती थी 52,000। आपके वेलफेयर के लिए इसको अभी घटाया गया, कितना कर दिया गया, इसको घटा के कर दिया गया है 48,000। मतलब 24 महीने के लिए आईएएस की कंप्लीट तैयारी, प्री कम मेंस की, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा 48,000 में। बट इस 48,000 में भी यदि आप पारिक 10 PAREE10 पारिक सर का कोड यदि आप लगा के आते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और जो फीस हो जाएगी 43,200 फॉर 24 मंथ ओनली। ठीक है, तो पारिक 10 कोड यूज करके आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोर्स लेना कैसे, इसको एक बार स्विच कर दें स्क्रीन को, तो क्लियरिटी के साथ में हमारे विद्यार्थी देख पाएंगे। देखिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। आप प्लस कोर्स नहीं मिले तो भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे स्पेशल क्लासेस फ्री बहुत अवेलेबल होती हैं। इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके चूज योर गोल में यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कर लेना। और जब यहां पे यूएस दिख जाए आपको, तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन, क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, आपके सामने विंडो ओपन होगी, पूछेगा कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ, 2, 3, 6, 12। तो होपफुली आप 12 महीने का ले सकते हैं या 24 महीने का ले सकते हैं। देखिए 12 महीने की फीस 40,000 है। पारिक 10 कोड यूज यदि आप करेंगे तो फीस आपकी लगेगी 36,000। ध्यान से सुन लीजिएगा, देखो 36,000 रुपए 12 महीने के लिए, मतलब 100 रुपए पर डे से कम की फीस। बट यदि आपने 24 महीने का लिया तो फीस है केवल 48,000। वही पारिक 10 कोड यूज करने के बाद में आपको पड़ेगी 43,200। तो यहां पर केवल बमुश्किलात 7,200 रुपए के अंदर 12 महीने और एडिशनल पढ़ने को मिल रहा है। तो 24 महीने का कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए। यहां पे 24 महीने पे क्लिक करिए, कंटिन्यू कर दीजिएगा और 24 मंथ यहां दिखेगा
और आपको फीस नजर आएगी 48,000। बट यहां क्या करना है, टाइप कर दीजिएगा, लिखा होगा रेफरल कोड, तो PAREEK10, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहां लिखा मिलेगा रेफरल कोड अप्लाइड, और 48,000 जो फीस है वो हो जाएगी 43,200। पेमेंट पे प्रोसीड कर दीजिएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत शानदार, मतलब पर्सनल एक जो होता ना टच फैकल्टी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहां पे। आपको करना यह है कि पारिक 10 कोड यूज करके 24 महीने तक तैयारी करनी है, वो भी केवल 43,200 रुपए में, ऑन अनबिलीवेबल प्राइस। parik10.upsc@gmail.com आपका मेल आईडी है। तो दोस्तों चिल करिए, मस्त रहिए, पारिक 10 कोड यूज करके आ जाइए, पारिक 10 पार लगा देगा। और याद करेंगे आप कि सर क्या सब्सक्रिप्शन लिया, मजा आ गया पढ़ करके अनअकैडमी प्लस पे। तो बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ में। तो दोस्तों होली का रंगों का त्यौहार शुरू हो चुका है, आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ में मेरे साथ में करंट अफेयर्स की क्लास की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं ऑन टाइम ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। और याद रखिएगा अनअकैडमी वाली बात, हमारा एक नारा जो हम देते हैं, लक्ष्य कोई भी हो, लेट्स क्रैक इट।